हेलो बेटा, आप सब लोग कैसे हो। वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। मैं पुरुषोत्तम सर और आज का टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें 8th चैप्टर है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो इनकम डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। इनकम डिटर्मिनेशन में इसमें जो हम आप लोगों के सिलेबस में है वो है किन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। किन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की हम बात करेंगे। किन्स की थ्योरी काफी फेमस हुई, इसको हम किन्स थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। किन्स ने क्या कहा, इन्होंने जो थ्योरी दी, इन्होंने एक इफेक्टिव डिमांड की बात की। इफेक्टिव डिमांड। किन्स ने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम यानी इनकम लेवल का जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, या वी कैन से कि इफेक्टिव डिमांड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ किन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी यहीं से स्टार्ट ही करते हैं, ये इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं। तो किन्स ने सिंपली क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कहां एस्टैब्लिश होगा जी, तो जहां पर इफेक्टिव डिमांड होगा। तो इफेक्टिव डिमांड इज द पॉइंट। अब इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, तो इफेक्टिव डिमांड इज द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इफेक्टिव डिमांड हम किसको कहेंगे, तो जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किन्स ने सिंपली ये कहा कि लेवल ऑफ इनकम यानी इनकम की इक्विलिब्रियम, इनकम हमारा डिटरमिन क्या होगा, इनकम डिटर्मिनेशन का मतलब कि इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने क्या कहा कि इफेक्टिव डिमांड का जो पॉइंट होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा किसी भी इकोनॉमी में। तो इक्विलिब्रियम क्या मतलब क्या हो गया जी, कि जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किन्स एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें पहले भी पता है कि एग्रीगेट डिमांड, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफेक्टिव डिमांड की जब भी हम बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज हम क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किन्स, लिख लो थोड़ा सा कि अकॉर्डिंग टू किन्स इनका पूरा नाम था J.M. किन्स, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, किन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट भी कह सकते हो, क्योंकि इनकम कहो, आउटपुट कहो, एम्प्लॉयमेंट कहो, एक ही बात है। यहां एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऑल रिसोर्सेज, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जितने भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं उसकी एंगेजमेंट, उसके यूटिलाइजेशन को हम यहां एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो किन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में किन्स ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू किन्स इक्विलिब्रियम कहां एस्टैब्लिश होना जी, तो इक्विलिब्रियम ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एन इकोनॉमी विल बी एट इक्विलिब्रियम इज established at the point of effective demand। या सिंपली वी कैन से कि इफेक्टिव डिमांड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ किन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो किन्स ने क्या कहा कि किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम यानी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो इफेक्टिव डिमांड के पॉइंट पे, इन द सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड क्या होगा, तो इफेक्टिव डिमांड इज द पॉइंट और इज द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड हमने पीछे भी देखा था कि एग्रीगेट डिमांड आपका 2 पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया आपका, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट।
और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी इनकम को ही हम एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम ही आपका एग्रीगेट सप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड मींस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई मींस कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो कंजम्पशन तो दोनों में ही कॉमन है। और कुछ चीजें देख लो, हमने क्या और बात करें इसमें, तो अब इस तरह से क्या देखते हो, कंजम्पशन और कैंसिल होके अल्टीमेटली क्या रह गया, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। तो इस तरह से किन्स थ्योरी में दो अप्रोच की हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए। पहला अप्रोच हो गया, तो दो अप्रोचेज हो गए हमारे पास, टू अप्रोचेज टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। पहला अप्रोच क्या हो गया जी, तो ओ पॉइंट जहां पर एडी इक्वल टू एएस, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर इक्वल हो जाए, इसलिए इसको एडी एंड एएस अप्रोच कहा जाता है, एडी एंड एएस अप्रोच। और एडीएस इक्वल है तो ऑब्वियसली एडी का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग हो गया। कंजम्पशन दोनों में कॉमन है, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी इक्वल हो सकता है। तो जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए वो भी हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम या तो आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के इक्वल हो जाए। दोनों ही केस में आप इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी होगी। तो दूसरा अप्रोच क्या हो गया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने क्या देखा कि किन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग दो अप्रोचेज के अकॉर्डिंग इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम को की हम स्टडी करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा अप्रोच क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो दोनों ही अप्रोच को स्टडी करेंगे। इन दोनों अप्रोच को स्टडी करने से पहले हम कुछ एजम्पशंस की बातें करते हैं कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या किन्स ने एजम्पशन क्या लिया। तो एजम्पशन कुछ देखते हैं। सबसे पहला एजम्पशंस की बात कर रही है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ही हम कर रहे हैं। सबसे पहला एजम्पशन कि इन्होंने टू सेक्टर्स इकोनॉमी की बात की, कि इकोनॉमी में केवल दो ही सेक्टर्स होंगे, टू सेक्टर्स इकोनॉमी, ओनली टू सेक्टर्स इकोनॉमी। कौन कौन से वो दो सेक्टर्स होंगे जी आपके, तो हाउस होल्ड एंड फॉर्म, हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। हाउस होल्ड मीन्स जहां पर कंजम्पशन होता है उसको हाउस होल्ड सेक्टर कहेंगे, और फॉर्म मीन्स जहां पर प्रोडक्शन होता है। तो केवल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स की ही बात कर रहे हैं, यहां पर दो ही सेक्टर की बात किया जा रहा है, फॉरेन सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कह रहे हैं। यानी क्या लिखेंगे, देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन, यानी फॉरेन सेक्टर का मतलब क्या हो गया जी, तो इस तरह से पहला एजम्पशन क्या है जी, कि केवल इकोनॉमी में दो ही सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब प्रोड्यूसर्स, या जहां पर प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हो रही हैं। कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई फॉरेन सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी फॉरेन गवर्नमेंट का मीन्स कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इकोनॉमी में, और आउट ऑफ इकोनॉमी या आउट ऑफ कंट्री कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं। तो ओनली हाउस होल्ड सेक्टर्स और फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। दूसरा एजम्पशन इन्होंने क्या लिया जी, कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा, हमने क्या देखा कि एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा, प्लान्ड
एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, या इसको एक्स एंटे बोलते हैं, एक्स एंटे होगा। एक्स एंटे का मतलब क्या होगा कि ये ऑटोनोमस होगा, ये ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि ऑटोनोमस मींस ये इंडिपेंडेंट होगा लेवल ऑफ इनकम से। लेवल ऑफ इनकम आपका कम ज्यादा हो सकता है बट ये इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स रहेगा। ऑटोनोमस कहने का मतलब क्या हो गया कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यानी लेवल ऑफ इनकम का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पहला एजम्पशन कि ओनली 2 सेक्टर्स इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और दूसरा एजम्पशन कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा वो ऑटोनॉमस होगा। ऑटोनॉमस मींस कि लेवल ऑफ इनकम में चेंज होने से हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम होगा। तीसरा एजम्पशन क्या है, थर्ड एजम्पशन इन्होंने क्या कहा कि जो प्राइस लेवल है हमारा, प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेज हैं वो कांस्टेंट रहेगा, या इसको जनरल प्राइस लेवल भी कहा जाता है। गुड प्राइस लेवल क्या होगा, ये रिमेन कांस्टेंट, प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। और फोर्थ एजम्पशन इन्होंने क्या कहा कि ये जितने भी इक्विलिब्रियम की हम बातें कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू किन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये शॉर्ट टर्म की बातें हैं, लॉन्ग टर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जब हम इक्विलिब्रियम की स्टडीज करते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट is to be determined in the context of short run। तो इस तरह से 4 एजम्पशन हमने लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ओनली वी studied about 2 sectors, household sectors and firms या producer sectors। सेकेंड एजम्पशन हमने क्या बात की कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो ऑटोनोमस होगा, ठीक है, प्लान्ड होगा और ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस मींस कि उसका लेवल ऑफ इनकम का कोई इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। थर्ड हमने देखा कि जो हमारा प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा। और चौथा जो इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये शॉर्ट रन की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले अप्रोच हमने क्या देखा, अब 2 अप्रोच हमने देख लिया। किन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जब करोगे तो उसमें 2 अप्रोच है हमारा, 2 अप्रोचेज जिसके थ्रू इक्विलिब्रियम की स्टडी की जाएगी या इक्विलिब्रियम हम डिटरमिनेट करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का डिटरमिनेशन करना है। तो पहला अप्रोच हमारा क्या हो गया जी, फर्स्ट अप्रोच तो AD&AS अप्रोच। अब AD&AS अप्रोच में हमने क्या दे रखा कि एट इक्विलिब्रियम या इसी को इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारा क्या होगा, तो AD इक्वल टू AS हो जाएगा। AD का मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और AS का मतलब हो गया कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो 2 हमने देख लिया। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश एट द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि जितने भी कंजम्पशन हो रहे हैं प्लस इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में। अब वो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है। तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, वो एक बार आप देख सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई
इक्वल जहां होगा, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, जिस पॉइंट पर भी हो जाए उसी को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। अब इसके कुछ और पॉइंट्स देख लो। कंजम्पशन का इनकम के साथ जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कंजम्पशन इज ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इसको लिख लो, बल्कि क्या हम लिखेंगे कि कंजम्पशन is directly related to level of income। इनकम के साथ, लेवल ऑफ इनकम के साथ कंजम्पशन का रिलेशन कैसा है जी, तो डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या हो गया कि इनकम अगर इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, इनकम के इंक्रीमेंट के साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, और इनकम अगर डिक्रीज होता है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड लेवल ऑफ इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। क्लियर है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने क्या देखा कि इन्वेस्टमेंट का जो लिंक होगा वो कैसा होगा, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा वो पीछे भी मैंने डिस्कस किया कि ये प्लान्ड होगा। प्लान्ड का मतलब कि पहले से ही ये फिक्स्ड होगा, प्लान्ड होगा, जिसको एक्स एंटे कहा जाएगा। एक्स एंटे भी कह सकते हो, या इसको ऑटोनोमस भी कहा जाता है। ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम का क्या मतलब हो गया कि लेवल ऑफ इनकम का हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम चाहे कम हो ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। इधर देख लो, कंजम्पशन तो पता चल ही गया होगा। सेविंग की अगर बात करेंगे तो सेविंग का कैसा रिलेशनशिप होता है जी, तो सेविंग भी आपका सेविंग का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप ही होगा। जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ता जाएगा। तो सेविंग के साथ भी इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप ही होगा। और एस यानी ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया। नेशनल इनकम जिसको वाई से डिनोट कर सकते हैं हम, ठीक है। नेशनल इनकम जिसको वाई से डिनोट कर सकते हो। इसको ऑलवेज ही हम 45 डिग्री लाइंस के साथ डिपिक्ट करते हैं। तो ये ऑलवेज ही इनकम को आप कैसे दिखाओगे, 45 डिग्री लाइन के थ्रू दिखाओगे। क्यों? क्योंकि इनकम जो भी होता है उसका या तो कंजम्पशन होगा या सेविंग होगा। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज डिपिक्टेड एग्रीगेट सप्लाई इनकम थ्रू 45 डिग्री लाइन। तो इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इनकम रिसीव्ड, जो भी इनकम रिसीव्ड होगा, इनकम रिसीव्ड इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। तो इनकम जो रिसीव होगा यानी नेशनल इनकम जो होगा उसको या तो कंज्यूम किया जाएगा या सेव किया जाएगा। दैट्स वाई नेशनल एग्रीगेट सप्लाई और इनकम की लाइन ऑलवेज डिपिक्टेड थ्रू द लाइन 45 डिग्री लाइन। इसको ग्राफ के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं, इसको देख लेते हैं।
देखो बेटा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये आपकी यहाँ से 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई या इसको इनकम कह सकते हैं, ये 45 डिग्री लाइन हो गया। और हमें क्या पता है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की लाइन होगी वो सीधी ऐसी लाइन होगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। इनकम लेवल ऑफ इनकम कम ज़्यादा हो उसका हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन की लाइन आपको पता है ऐसे होती है, कंजम्पशन का मतलब A प्लस बी वाई, और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो वही हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा। तो बिल्कुल इस कंजम्पशन लाइन के पैरेलली एग्रीगेट डिमांड आपकी ऐसे हो जाएगी। तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है और ये एग्रीगेट डिमांड की, दोनों एक दूसरे के जहां इक्वल हो गया उसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। नहीं, यानी इस पॉइंट पर ये एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो क्या हो गया, ओ वाई आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नीचे आपने लेवल ऑफ इनकम ले लेना है, लेवल ऑफ इनकम कह लो, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कुछ भी कह सकते हो। तो ये लेवल ऑफ इनकम हो गया, इधर हमने एडी एस ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये लाइन हमारी एस की लाइन हो गई, इनकम की लाइन हो गई 45 डिग्री लाइन, और ये लाइन आपकी एग्रीगेट डिमांड, जिसमें इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों को प्लस हमने किया, तो ये एग्रीगेट डिमांड की लाइन हो गई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां इक्वल हुआ, एक दूसरे के इक्वल हो गया, वही हमारे लिए क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए वही हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। और उससे नीचे सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, तो जहां पर इस लाइन को ये टच करता है वही आपके लिए क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से यहां पर ओ वाई क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्लियर है, इस तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू आप इक्विलिब्रियम को डायग्राम के थ्रू आप शो कर सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए वही हमारे लिए इक्विलिब्रियम होगा। अगर इस जहां इक्वल नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे, डेविएशन कहेंगे। अगर कुछ भी डेविएशन होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा वो थोड़ा सा देख लो आप। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एट इक्विलिब्रियम कहां होगा, तो जहां पर AD इक्वल टू AS हो जाए। दूसरा क्या है जी, अगर AD इक्वल टू AS नहीं होता है तो क्या कंडीशन हो सकता है, सपोज करो AD इज ग्रेटर देन AS हो जाए, या क्या हो सकता है AD इज लेस देन AS हो जाए। तो ये दो केसेस, ये तो क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम हो गया। और इक्विलिब्रियम अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली या तो एग्रीगेट डिमांड आपका ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से, या एग्रीगेट सप्लाई आपका एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगा। तो उसको क्या कहेंगे,
तो इसीलिए अगर कुछ भी डेविएशन होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, तो इकोनॉमी में अपने आप ही रीएडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। रीएडजस्टमेंट किस चीज का होगा, तो कैसे होगा, तो देखो सपोज करो कि हमने क्या देखा कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई कम है। डिमांड का मतलब क्या हो गया कि जो गुड्स या सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है, जो टोटल नेशनल आउटपुट है, जिसको हम नेशनल इनकम या एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, उससे ज्यादा डिमांड हो रहा है। उससे ज्यादा डिमांड होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी प्लान्ड इन्वेंट्री है वो फॉल होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एस, इस केस में क्या होगा, तो प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। डिजायर्ड लेवल का मतलब क्या हो गया कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड हमारी जो है वो क्या है हमारे लिए, डिजायर्ड लेवल है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हमारी जो प्लान इन्वेंट्री है वो फॉल होनी शुरू हो जाएगी। प्लान इन्वेंट्री फॉल होनी शुरू होने का मतलब कि जो डिजायर्ड लेवल है, जितना हमें चाहिए इन्वेंट्री, उससे इकोनॉमी में कम इन्वेंट्री हो गई, डिमांड ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इकोनॉमी को और ज्यादा अपनी एक्टिविटीज को बढ़ानी होगी। उस केस में डिजायर्ड लेवल ऑफ प्लान इन्वेंट्री को अचीव करने के लिए और एक्टिविटीज ज्यादा की जाएगी, यानी जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है उसको और बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या लिखा है, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, फर्म वुड रिसोर्ट टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट आउटपुट अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट द आउटपुट लेवल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने का मतलब कि जो डिजायर्ड लेवल है वो ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में इन्वेंट्री की, और जो सप्लाई हो रहा है वो कम हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए इकोनॉमी में रीएडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा और एक्टिविटीज अपने आप ही बढ़ने लग जाएंगे, यानी इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन, किसी भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के या कंजम्पशन को इंक्रीज करके लेवल ऑफ जो डिजायर्ड लेवल ऑफ इन एन इकोनॉमी है या जो इन्वेंट्री है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हम कह सकते हैं कि टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, फर्म वुड स्टार्ट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अंटिल इकोनॉमी इज बैक एट द आउटपुट लेवल। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो जो भी आपका प्लान इन्वेंट्री है या सप्लाई है या गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो गया, वो ज्यादा हो जाएगी और हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, तो प्लान इन्वेंट्री हमारा राइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो इन्वेंट्री ज्यादा से ज्यादा राइज होनी शुरू हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि जो अनवांटेड इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्री में, उसको कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट को कम करना पड़ेगा, और वो तब तक कम होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, जब तक कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां इक्वल होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। अगर उसमें कुछ डेविएशन है, कम ज्यादा है, तो इकोनॉमी में आपस में अपने आप रीएडजस्टमेंट होगा, और रीएडजस्टमेंट के थ्रू अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम लेवल पे इकोनॉमी पहुंच जाएगी अपने इनकम या आउटपुट को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके। तो ये तो हमने पहला अप्रोच देखा। एक और अप्रोच हमने क्या देखा था, सेकेंड अप्रोच हमारा क्या था, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश करेंगे वो भी देख लो। डायग्राम एक बार कर लेता हूं पहले।
इन्वेस्टमेंट हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट की लाइन आपकी सिंपली कैसी होगी, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, इधर हमने इनकम का लेवल ले लिया है, इनकम, इधर आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कुछ भी ले सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट की लाइन कैसी होगी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इसको ऑटोनोमस बोला जाता है, ये ऑटोनोमस होगा, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। रीजन बीइंग कि ऑलवेज investment always will be independent of level of income, there is no change in investment due to change in level of income। तो ये माइंड में रखना है आपको कि इनका इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। आपकी सेविंग लाइन ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव में जाती है, आपका ऑलवेज ही ये माइनस से शुरू होता है। सेविंग की लाइन -a कुछ भी हो सकता है। सेविंग की कर्व पहले भी मैंने डिसाइड की, सेविंग इक्वल टू क्या होता है, तो -a प्लस 1 - by, ये हो गया सेविंग। तो यहां पर a क्या है, तो मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग एट द पॉइंट ऑफ 0। -a को क्या कह सकते हो, -a इज द डिस सेविंग, इसको कह सकते हैं क्योंकि सेविंग तो है नहीं, डिस सेविंग यानी निगेटिव सेविंग, सेविंग नहीं बल्कि उसका उल्टा निगेटिव सेविंग, डिस सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम। 1 - b यहां पर क्या है जी, तो 1 - b का मतलब MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, विच इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से उसका कितना प्रोपोर्शन, कितना चेंज हमारे सेविंग में होता है, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, MPS। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अब अगर स्लोप की मैं बात करूं, सेविंग का स्लोप कैसा है जी, स्लोप ऑफ सेविंग कैसा है, तो पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप कहने का मीनिंग क्या हो गया कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड लेवल ऑफ इनकम, या पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे सेविंग भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे देखो यहां पर इनकम आपका 0 था तो सेविंग हमारा माइनस में था। अब इनकम जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता जा रहा है तो सेविंग भी इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि सेविंग हमने इधर ले लिया है। आप दिखा सकते हो इधर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दिखा दो, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे जैसे इनकम आपका इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे ये सेविंग इंक्रीज होता जा रहा है। जहां पर इनकम 0 था, सेविंग हमारी माइनस में था, और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर सेविंग जो है आपका 0 हो गया, माइनस से 0 हो गया, और फिर पॉजिटिव होते होते ये पॉइंट है जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जा रहा है। तो ये लाइन नीचे ड्रॉ करो, ये क्या हो गया, OY हो गया, वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो OY यहां भी क्या है, OY इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे, बिकॉज एट पॉइंट E, पॉइंट E मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट जिस पॉइंट के ऊपर इक्वल हो जाए उसके थ्रू भी आप इक्विलिब्रियम को दिखा सकते हो। अब यहां भी देखो क्या होता है, 3 केसेस हो सकते हैं, या तो सेविंग
इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ही हो गया। या दूसरा केस अगर कुछ डेविएशन होता है तो या तो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, या तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है, अगर दोनों में डेविएशन है, सेविंग या तो ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से या सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो गया, रीएडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा इकोनॉमी में। तो ये रीएडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो कि सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो प्लान्ड सेविंग, इफ प्लान्ड सेविंग इज मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो गया आपका ये एस इक्वल टू, हमने क्या देखा कि इक्विलिब्रियम कहां होगा जी, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या हो गया, जो भी आपकी प्लान्ड सेविंग हो रही है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर प्लान्ड सेविंग इज मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग ज्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेविंग ज्यादा होने का मतलब कि कंजम्पशन कम हो रहा है, क्योंकि इनकम का या तो कंजम्पशन होगा या सेव किया जाएगा। तो सेविंग ज्यादा होने का मतलब कि कंजम्पशन कम हो रहा है, जितना कंजम्पशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन्वेंट्री आपका राइज होना शुरू हो जाएगा। तो उस इन्वेंट्री को, यानी एग्रीगेट सप्लाई जो इन्वेंट्री है उसको कम करने के लिए क्या करना होगा, तो हमारे एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उसमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएगी। तो टू क्लियर द अनवांटेड इन्वेंट्री, फॉर्म वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच द अदर। उसी तरह से अगर प्लान्ड सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है, यानी इकोनॉमी में प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है और सेविंग कम हो रही है, तो उस केस में क्या होगा जी यानी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, सेविंग कम होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इनकम का जो भी नेशनल इनकम होगा उसका कुछ पार्ट सेव होगा, कुछ कंज्यूम होगा। अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो सेविंग ज्यादा होगा, अगर सेविंग कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो सेविंग कम होने का मतलब कि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा होने का मतलब कि हमारी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज का, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, फॉल होना शुरू हो जाएगा हमारा जो भी डिजायर्ड लेवल है उससे। तो उसको मेकअप करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या होगा, हमें इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट को, आउटपुट को ज्यादा करना पड़ेगा, यानी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज को हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि उस इन्वेंट्री लेवल को हम मेंटेन कर पाए। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि जब भी डिसइक्विलिब्रियम होगा, यानी डेविएशन होगा, यहां सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर ना हो के सेविंग या इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से कम या ज्यादा है, तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए रीएडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो आप। अब इक्विलिब्रियम लेवल जो हमने एस्टैब्लिश किया वो भी कई लेवल पर होता है, देख लो क्या होता है जी। अब इक्विलिब्रियम लेवल की बात करें हम, तो इक्विलिब्रियम लेवल, कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो जेएम कीन्स से पहले थे उन्होंने कहा कि इकोनॉमी हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में होती है, यानी जिस पॉइंट पे के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा वहां पर हमारी जो भी रिसोर्सेज हैं उसका फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी होगा, यानी कुछ भी आइडल या अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी ऑलवेज विल बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन किन्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि इकोनॉमी हमारी हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगी। इन्होंने क्या कहा कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी वो पॉइंट जहां पर हमारी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, दैट इज नॉर्मल सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू किन्स
अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम जो हम एस्टैब्लिश करेंगे, एस्टैब्लिश होता है, दैट इज नॉर्मल सिचुएशन। तो इस तरह से 3 टाइप के इक्विलिब्रियम लेवल हम डिसाइड कर सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये कैसे दिखाओगे देख लो जी। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, ये देख लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर हमने लेवल ऑफ इनकम ले लिया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इधर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ले लो। ये आपकी क्या हो गई जी, इनकम की लाइन जिसको एस कहते हैं, एस इक्वल टू इनकम, जो कि 45 डिग्री लाइन होता है। ये 45 डिग्री लाइन आपका क्या हो गया, इनकम की लाइन हो गई, और ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया। एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। यहां से नीचे लाइन ड्रॉ करो, ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जो इक्विलिब्रियम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यानी कहने का मीनिंग क्या कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब कि ये इनकम का वो लेवल है जहां पर हमारी सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, यानी इससे ज्यादा एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दिस इक्विलिब्रियम ऑल द रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड। तो नॉर्मली अगर एक्यूरेट सेंस में हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई कुछ कुछ ऐसे होता है, और ये क्या हो गया आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हो गया। यानी इसके बाद सप्लाई को, एग्रीगेट सप्लाई यानी नेशनल इनकम को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। बट आप लोग अभी यही डायग्राम ध्यान रखना कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इनकम का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और यहीं पर आपका इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश हो रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, ये क्या है, फुल नहीं, दूसरा क्या हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट को ही नॉर्मल सिचुएशन किन्स ने कहा। किन्स ने क्या कहा कि नहीं, ऑलवेज हम फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो इकोनॉमी में, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बल्कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कैसे करोगे जी, देखो लेवल ऑफ इनकम, इधर आपने एस एडी एस कुछ भी ले लो, ये दोनों ले लो। अब हमें पता है इनकम की लाइन ऐसे होती है, एस या इनकम कह लो, ये ऑलवेज ही 45 डिग्री लाइन होगा। ये सपोज करो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर हो रहा है, एडी अगर ये होता तो ये पॉइंट क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट होता है, यानी वाई एफ यहाँ पर क्या है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हो रहा है कि एडी आपका अगर यहां पर इंटरसेक्ट करता तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता, लेकिन सपोज करो कि एडी ये ना होके इससे नीचे है, एडी आपका क्या है जी, यहां पर है, ठीक है, ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर एडी इतना हो सकता है, बट एक्चुअल अगर एग्रीगेट डिमांड आपका ये है, सपोज करो, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ही एग्रीगेट डिमांड आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर यहां पर ही इसको टच करे। तो अगर एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड आपका ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है,
इसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल। तो एक्चुअल इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, तो जहां पर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई हो जाए। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो नॉर्मल केस में यही होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ओवर भी हो सकता है। ओवर कैसे होगा, ये क्या हो गया जी, फुल एम्प्लॉयमेंट जब होगा, यानी जब हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस केस में एग्रीगेट डिमांड हमारा यहां पर है। लेकिन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर ही रहे हैं, कुछ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज भी होंगे, तो उस केस में ओब्वियसली हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड केस क्या है जी, ओवर, थर्ड क्या हो गया, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको कैसे शो करोगे, इनकम की लाइन, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम की लाइन 45 डिग्री लाइन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सपोज करो ये है एडी, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर ये आपका एडी हो गया, दोनों ने इंटरसेक्ट किया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। तो इसको यहाँ पर एडी इक्वल टू एस हो रहा है, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये हो गया। अब कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज कर देती है। अब हमें पता है कि एडी क्या होता है, C+I। वैसे तो हमने इन्वेस्टमेंट को प्लान्ड एक सेंटे मान के चलते हैं, एज्यूम हम करके चलते हैं कि इनकम के लेवल से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट वगैरह या बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो जाए तो क्या होगा, अब हमारी डिमांड कर्व जो होगी ऊपर को ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, न्यू एग्रीगेट डिमांड हो गया। न्यू एग्रीगेट डिमांड कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर एक्चुअल इसको कह लो। तो अब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रहा है, एक दूसरे के इक्वल ये हो रहा है। ये जो हमें पॉइंट मिला OY, ये क्या हो गया आपका, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो जा रहा था, लेकिन अब न्यू इक्विलिब्रियम जो हो रहा है इससे बियॉन्ड जाके हो रहा है। तो OY यहां पर क्या हो गया, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको इनकम डिटर्मिनेशन का कराया कि कैसे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना है। उसमें दो अप्रोच हमने, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच हमने देखा। अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है, कुछ भी डेविएशन होता है, तो उसमें इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रीएडजस्टमेंट करना शुरू कर देगी, अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करेगी। और तीन टाइप के हमने इक्विलिब्रियम देखा। बट किन्स के अकॉर्डिंग क्या हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू किन्स नोट कर सकते हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन या कंडीशन कह सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू किन्स नॉर्मली अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही होता है। हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चाहे इकोनॉमी कितनी भी इफिशिएंट हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अपने सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करे। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज इकोनॉमी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं मल्टीप्लायर लूंगा और इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को भी कराऊंगा। अभी यही खत्म करो। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट कर लो, शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड सर्कल में,
ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।